नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिकारिया। तो दुनिया भर में लोकतंत्र का ढोल पीटने वाले अमेरिका का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। खुद को वैश्विक महाशक्ति और दुनिया का ठेकेदार समझने वाले वॉशिंगटन के सूरमा आज चारों तरफ से घिर चुके हैं। दूसरों के घरों में आग लगाने की पुरानी आदत वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज अपने ही पाले हुए दोस्तों की बेरुखी से इस कदर चलमिलाए हुए हैं कि उनकी हताशा साफ साफ ओवल ऑफिस की दीवारों से छनकर बाहर आ रही है। ईरान से पंगा लेकर पूरी दुनिया को जंग की भट्टी में झोंकने की कोशिश करने वाले ट्रंप को जब अपनों का ही साथ नहीं मिला तो वो बिलबिला उठे हैं। हमेशा दूसरों पर धोस जमाने वाले अमेरिका को आज अपने ही बनाए नेटो गठबंधन से वो करारा झटका लगा है, जिसने महाशक्ति के गुरूर को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है। ये महाशक्ति का वो खोखलापन है जो अब दुनिया के सामने चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि अमेरिका के साथ दोस्ती का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्वप्रभुता का सौदा करना है। ट्रंप का नेटो देशों पर फूटा ये गुस्सा साफ दिखाता है कि जब खुद पर बनाती है तो अमेरिका किस तरीके से अपने सहयोगियों को भी कटघरे में खड़ा करने से बाज नहीं आता। अपनी जंग को पूरी दुनिया की जंग बनाने पर तुले ट्रंप ने नेटो चीफ मार्क रूट को अपने दफ्तर बुलाकर जो क्लास लगाई है उससे साफ हो गया है कि अमेरिका के लिए वफादारी का मतलब सिर्फ उसकी जी हुजूरी करना है। लेकिन इस बार यूरोपीय देशों ने भी ठान लिया है कि वो अमेरिका की दादागिरी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे और यही बात ट्रंप के सीने पर सांप लौटने जैसी साबित हो रही है। ट्रंप की ये झटपटाहट दरअसल उस नाकामी का नतीजा है जहां वो ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया को एक मोर्चे पर खड़ा करने में नाकाम है। महाशक्ति होने का जो घमंड अमेरिका के सिर चढ़कर बोल रहा था उसे अपनों ने ही आईना दिखा दिया। वफादारी की दुहाई देने वाले ट्रंप शायद भूल गए कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियानों में जो यूरोपीय देशों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए तो ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने व्हाइट हाउस के भीतर बैठकर नेटो सहयोगियों की जिस तरीके से सरेआम बेइज्जती की है उसने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब दुनिया में अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है और उसकी धमक अब दम तोड़ रही है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी ठीक इसी समय पर अमेरिका के इस पाखंड की धज्जियां उड़ाकर साफ कर दिया है। पुतिन ने खुलेआम दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि जो देश खुद को लोकतांत्रिक कहते हैं वो असल में सबसे बड़े बहरूपीय हैं। पश्चिम का रूल्स बेस्ड ऑर्डर और कुछ नहीं बल्कि दूसरे देशों को गुलाम बनाने और उनके अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने का एक गंदा और खोखला नारा है। यूक्रेन के कंधों पर बंदूक रखकर रूस को निशाना बनाने की अमेरिकी साजिश का पुतिन ने ऐसा पर्दाफाश किया है कि वॉशिंगटन के हुक्मरानों को अब छिपने के लिए जगह नहीं मिल रही है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि पश्चिमी देश अब सिर्फ यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे बल्कि वो रूस के खिलाफ एक सीधे और बड़े युद्ध की तैयारी में अपना मिलिट्री बजट पानी की तरह बहा रहे हैं। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जब नेटो चीफ मार्क रूट और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आमना सामना हुआ तो ट्रंप के भीतर का गुब्बार फूट पड़ा। ट्रंप ने उन देशों को आड़े हाथों ले लिया जो हमेशा अमेरिका की छांव में रहकर सिर्फ और सिर्फ फायदे उठाने के आदी हो चुके थे। ट्रंप ने सीधे तौर पर स्पेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों का नाम लेकर उनकी ऐसी आलोचना की कि कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। ट्रंप ने दो टुक शब्दों में कहा कि स्पेन का रवैया बेहद घटिया रहा है, इटली ने उन्हें बुरी तरीके से निराश किया है और वो अपने सबसे पुराने साथी यूके, यूनाइटेड किंगडम से भी बेहद नाखुश। ट्रंप को इस बात का गहरा मलाल है कि जब ईरान के खिलाफ अमेरिका को इन देशों के कंधों की जरूरत थी तब इन सब ने क्रिकेट की तरह रंग बदल दिए। वैसे अमेरिका भी यही करता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। यहाँ पर एक कहावत फिट बैठती है, जैसे को तैसा। जो अमेरिका करता है वही उसके बेस्ट फ्रेंड्स ने उसके साथ करता है। ट्रंप की नजर में नेटो के ज्यादातर सहयोगी सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ना जानते हैं और जब काम का वक्त आता है तो वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि इन देशों को लगता है कि इन्हें सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा, लेकिन वो मुगालते में हैं क्योंकि अब जो है ये नीति जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप तो साफ कह रहे हैं अब वॉशिंगटन में ये नीतियां नहीं चलेंगी, ट्रंप का साफ कहना है। ट्रंप ने कड़े लहजे में कहा कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और उन्हें इन देशों के पैसे या फिर इनकी सेना की या फिर किसी भी मदद की भीख नहीं चाहिए। अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ वफादारी चाहिए जो इन देशों ने जरूरत के वक्त नहीं दिखाई। अब ट्रंप का
ये बयान दिखाता है कि अमेरिका अब अपने सहयोगियों को शक की निगाह से देख रहा है। अमेरिका की इस झलझलाहट के पीछे उसका वो एहसान जताने वाला रवैया है जिसे वो हमेशा यूरोप पर थोपता आया है। ट्रंप ने नेटो प्रमुख को याद दिलाया कि यूके और पूरे यूरोप की रक्षा के लिए अमेरिका के हजारों सैनिक दिन रात तैनात रहते हैं। अकेले जर्मनी की धरती पर अमेरिका के 50,000 सैनिक मौजूद हैं जो उनकी सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए। ट्रंप ने इस बात पर भी गहरी नाराजगी जताई कि जब अमेरिका इन देशों की लगातार मदद कर रहा है तो मुसीबत के वक्त इनका हाथ खींच लेना सरासर एहसान फरामोशी है। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप से कोई ये पूछे कि अमेरिका भी तो यही करता है। पहले इजराइल के साथ मिलकर हमले किए, इजराइल को दोस्त बताया और अब उसी इजराइल को डील से बाहर निकाल फेंका, तो अमेरिका भी तो यही कर रहा है। ट्रंप ने इस रवैये को पूरी तरीके से गलत बताते हुए नेटो के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान भी खड़े कर दिए हैं। अब ट्रंप की इस नाराजगी के बाद अब 77 साल पुराने नेटो अलायंस के बिखरने का खतरा और गहरा हो गया है, क्योंकि ट्रंप पहले भी कई बार इस गठबंधन को छोड़ने के संकेत देकर दुनिया को डराते रहे हैं। हालांकि नेटो चीफ मार्क रूट ने इस बैठक में ट्रंप के गुस्से को शांत करने के लिए उनकी खूब चापलूसी की और उनकी तारीफों के पुल बांधे। कूटनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि रूट अगले महीने तुर्की में होने वाले नेटो नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले ट्रंप को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, ताकि टूट की कगार पर पहुंचे इस गठबंधन को किसी तरीके से पटरी पर लाया जा सके। वहीं ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ट्रंप की नेटो के प्रति नफरत इस कदर बढ़ गई है कि वो अब आर पार के मूड में है। जब अमेरिका ने हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अपने यूरोपीय सहयोगियों से मदद की अपील की तो यूरोप के देशों ने जानबूझकर कानों में तेल डाल दिया और ट्रंप की पुकार को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, नेटो के ज्यादातर सदस्यों ने ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ देने से न सिर्फ हाथ पीछे खींच लिए बल्कि सरेआम अमेरिका की इस युद्ध नीति की तीखी आलोचना भी की, जिसने अमेरिका के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई। वहीं मार्क रूट ने व्हाइट हाउस की इस तनावपूर्ण बैठक में ट्रंप की शिकायतों के आगे भीगी बिल्ली बनते हुए बेहद नरमी से जवाब दिया और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। मार्क रूट ने ट्रंप को शांत करने के लिए दलील दी कि वो ट्रंप की निराशा को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन यह भी सच है कि आमतौर पर यूरोपीय सहयोगी हमेशा अमेरिका के पीछे खड़े रहे। उन्होंने याद दिलाया कि ईरान में सीजफायर होने से पहले भी यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से करीब 4,000 से 5,000 अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के खिलाफ उड़ान भरी थी, जो यूरोप के सहयोग का सबसे बड़ा सबूत है। पिछले साल की शुरुआत में जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिकी की सत्ता में आए हैं, तब से मार्क रूट का ये 5वां वॉशिंगटन दौरा है, जो ये साफ बताता है कि नेटो के भीतर इस समय कितनी बड़ी इमरजेंसी लगी हुई है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पिछले ही हफ्ते ब्रुसेल्स में नेटो मुख्यालय के भीतर अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने यूरोपीय सहयोगियों को खरी खोटी सुनाई थी। अमेरिकी रक्षा विभाग इस समय यूरोप में तैनात अपनी सेना की 6 महीने की गहन समीक्षा भी कर रहा है, जिससे यूरोपीय देशों की सांसें अटकी हुई है कि कब अमेरिका उनके सिर से अपना हाथ खींच ले, कोई नहीं जानता। तो एक तरफ जहां ट्रंप नेटो पर भड़के हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड की धरती पर चल रही कूटनीतिक वार्ताओं में भी अमेरिका के पाखंड की कलाई खुल रही है। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बयान एक दूसरे से पूरी तरीके से जुदा है। हालांकि दोनों पक्ष 60 दिनों के भीतर एक व्यापक समझौते तक पहुंचने का नाटक जरूर कर रहे हैं। वहीं परमाणु कार्यक्रम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर दोनों देशों के बीच मतभेद की खाई इतनी गहरी है कि इसे हटा पाना नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि अमेरिका हर जगह अपनी शर्तों को थोपना चाहता और ईरान उसे सुनना नहीं चाहता। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी उपनिवेशक मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए बयान दिया है कि अंतिम समझौता होने के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी तरीके का शुल्क या टोल टैक्स नहीं वसूल सकेगा। अमेरिका का मानना है कि ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अमेरिका का ये रुख साफ दिखाता है कि वो अंतरराष्ट्रीय जल मार्गों के बहने या बहाने पूरी दुनिया के व्यापार पर अपनी नजर वो रखना चाहता है और किसी भी संप्रभु देश के अधिकारों को कुचलने के लिए वो तैयार है। ईरान ने भी अमेरिका के इन गीदड़ भभकियों और दावों को सिरे से खारिज करते हुए
उसके मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। जी हां, तेहरान ने साफ कर दिया है कि उसने नए परमाणु निरीक्षणों को लेकर अमेरिका की किसी भी अतिरिक्त या मनमानी शर्त को स्वीकार नहीं किया है। इससे पहले ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक झूठा दावा ठोक दिया था कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सबसे उच्च स्तर की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी स्वीकार कर ली है। लेकिन ईरान ने अमेरिका के सफेद झूठ का भी पर्दाफाश करते हुए साफ कह दिया कि वो केवल मौजूदा नियमों और अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के तहत ही सहयोग करेगा, किसी अमेरिकी दबाव में नहीं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी अमेरिका को उसकी औकात बताते हुए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि देश का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका के साथ चल रही किसी भी बातचीत का हिस्सा नहीं है और ना कभी हो सकता है। उन्होंने दो टुक लहजे में कहा कि ईरान अपनी रक्षा क्षमताओं पर किसी भी देश के सामने समझौता नहीं करेगा और उसका मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का आंतरिक विषय है, यानी इंटरनल मैटर है। ईरान के इस कड़े रुख ने अमेरिका के उन मंसूबों पर पानी फेर दिया है दोस्तों, जिसके तहत वो ईरान को उस पर राज करने का ख्वाब जो है वो देख रहा था। अब इस पूरे महासंग्राम में, इस पूरे मध्य पूर्व के संकट के बीच इजराइल और लेबनान के बीच भी अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही 5वें दौर की वार्ता का ढोंग शुरू हो चुका है, जिसका मकसद सीमा पर तनाव कम करना और संघर्ष विरामों को मजबूत बताना। लेकिन अमेरिका की हर मध्यस्थता की तरह यह बातचीत भी पूरी तरीके से पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही है। खुद इजरायली प्रतिनिधि ने इस पूरी बातचीत की तुलना एक भयानक ट्रेन दुर्घटना जैसी स्थिति से करते हुए संकेत दिया है कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद इतने गंभीर है कि शांति की बातें सिर्फ एक छलावा है और अमेरिका सिर्फ समय काटने का खेल कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस पूरी वार्ता में प्रगति के नाम पर सिर्फ खोखले दावे हैं, जबकि जमीनी हकीकत ढाक के 3-5 जैसी है। परमाणु निगरानी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य, मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय संघर्ष जैसे सुलगते हुए मुद्दे अंतिम समझौते की राह में ऐसे कांटे बनकर खड़े हैं जिन्हें हटाना अमेरिका के बस की बात नहीं। अमेरिका की नीति हमेशा से ही आग लगाकर तमाशा देखने की रही है, लेकिन इस बार ईरान ने उसके सामने ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिससे लांघना वॉशिंगटन के सुरमाओं के खिलाफ, या फिर यूं कह लें कि वॉशिंगटन के जितने भी नेता हैं उनके लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। तो इधर यूक्रेन और रूस की जंग भी अब एक बेहद खौफनाक मोड़ ले चुकी है, जहां अमेरिका का दोहरा रवैया पूरी तरीके से उजागर हो गया है। एक तरफ जहां दुनिया के सामने पीस डील और शांति की बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के उकसावे पर यूक्रेन ने मॉस्को की तेल रिफाइनरियों पर एक भयानक और आत्मघाती हमला बोल दिया। यूक्रेन के इस दुस्साहस के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा फूट पड़ा है और वो आग बबूला हो चुके हैं। पुतिन ने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के इस खूनी खेल को लेकर जो खुलासे किए हैं, उसने पश्चिमी देशों के पाखंड की धज्जियां उड़ाकर रूस के भविष्य के मिलिट्री कमांडर्स और सैन्य संस्थानों से ग्रेजुएट हुए जाबाज छात्रों के सामने पुतिन ने पश्चिमी देशों के इस दोगलेपन को पूरी दुनिया के सामने तार-तार कर दिया। पुतिन ने गरजते हुए कहा कि खुद को लोकतंत्र का मसीहा बताने वाला पश्चिम पहले जानबूझकर रूस के खिलाफ सुरक्षा खतरे पैदा करता है, और जब रूस अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठाता है तो यही देश उल्टे रूस पर ही आक्रामकता का आरोप मढ़ देते हैं। पश्चिम की एक गंदी आदत चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी है, जहां वो अपनी आक्रामक और साम्राज्यवादी नीतियों को सही ठहराने के लिए दूसरों को विलन साबित करने का प्रोपेगेंडा रचता है। तो पुतिन की इस नाराजगी की गूंज 12वें अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मंच में भी साफ सुनाई दी, जहां उनके सलाहकार ने पुतिन का संदेश पढ़कर सुनाया तो पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। पुतिन ने साफ कहा कि रूस ऐसी खोखली विश्व व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करेगा जो पश्चिमी देशों के इशारों पर काम करती हो। हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जो वास्तव में लोकतांत्रिक सिद्धांतों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिकार और सभी देशों की संप्रभुता के आपसी सम्मान पर आधारित हो। वही अमेरिका का यह भ्रम अब टूटना तय है कि वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, क्योंकि अब दुनिया उसके इस खूनी खेल और पाखंड को अच्छी तरह समझ चुकी है। तो अमेरिका की इस चौधराहट को अब दुनिया का बच्चा समझ चुका है कि जब जब उसके खुद के हित खतरे में आते हैं, वो गिरगिट की तरह रंग बदलने में देर नहीं लगाता। जिन नेटो सहयोगियों के दम पर अमेरिका ने आधी दुनिया को डराकर रखा था, आज उन्हीं के सामने वो अपना दुखड़ा रो रहा है।
ट्रंप की ये छटपटाहट साफ बयां करती है कि अब वो दौर बीत चुका है जब वॉशिंगटन से कोई फरमान जारी होता था और पूरा यूरोप आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़ता था। अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ना तो कोई अमेरिका से सीखे। जो कल तक नेटो को अपनी जागीर समझता था, आज उसी गठबंधन को ताश के पत्तों की तरह बिखेरने की धमकी दे रहा है। अब इस पूरी नौटंकी के बीच आपको बता दें, अमेरिका की वो सोची समझी रणनीति है जिसके तहत वो हमेशा खुद को एक मसीहा के रूप में पेश करता है और बाकी देशों को अपना कर्जदार। ट्रंप का ये कहना है कि वो यूरोप में 50,000 सैनिक सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए रखे हुए हैं, सफेद झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। असलियत तो यह है कि इन सैन्य ठिकानों के जरिए अमेरिका पूरे यूरोप की गर्दन को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है ताकि कोई भी देश उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी ना हिला सके। लेकिन इस बार यूरोपीय देशों ने भी ट्रंप को उनकी औकात याद दिला दी है और साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की निजी लड़ाइयों में अपनी सेना की आहुति देने के लिए तैयार नहीं है। कूटनीति की बिसात पर अमेरिका ने हमेशा जो है वो खेल खेला है, जिसका खामियाजा आज उसे खुद भुगतना पड़ रहा है। अब उसे दुनिया के बाजारों पर कब्जा करना होता है तो वो मुक्त व्यापार का राग अलापता है, लेकिन जब ईरान जैसे देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए खड़े होते हैं तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने पर उतर आता है। हॉर्मुज पर टोल टैक्स न लगाने की जो धमकी मार्को रूबियो दे रहे हैं वो उनकी इसी साम्राज्यवादी सोच का जीता जागता सबूत है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के तमाम प्राकृतिक संसाधनों और व्यापारिक मार्गों पर सिर्फ उसकी हुकूमत चले, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। ईरान ने भी इस बार अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और साफ जता दिया कि वो कोई ऐसा कमजोर मुल्क नहीं जिसे प्रतिबंधों के डर से झुकाया जा सके। मसूद पेजेशकियान का यह बयान कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं होगा, ट्रंप के गाल पर एक ऐसा करारा तमाचा है जिसकी गूंज पूरे पेंटागन में सुनाई दे रही है। अमेरिका की हमेशा से ये आदत रही है कि वो पहले किसी देश को बातचीत के जाल में फंसाकर बेवकूफ बनाता है और फिर उस पर हमला बोल देता है। इराक और लीबिया जैसी मिसालें दुनिया के सामने हैं और यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका की किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों में आने के लिए तैयार है। इधर मध्य पूर्व में शांति का मसीहा बनने का ढोंग करने वाला अमेरिका अब अंदर ही अंदर इजराइल को शय दे रहा है ताकि पूरे इलाके में अशांति का माहौल बना रहे। लेबनान के साथ चल रही बातचीत को इजरायली प्रतिनिधि द्वारा ट्रेन दुर्घटना कहना ये साफ करता है कि ये पूरी कवायद सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए की जा रही है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में पूरी तरह से शांति बहाल हो, क्योंकि अगर अमन चैन आ गया तो उसका अरबों डॉलर का हथियारों का जो बिजनेस है वो चौपट हो जाएगा। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका और उनकी गीदड़ भक्तियों के उस्ताद डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने ऐसा तगड़ा झटका दिया है कि उनकी सारी डील मेकिंग धरी की धरी रह गई है। ट्रंप साहब ट्रुथ सोशल पर बैठकर दुनिया को डरा रहे थे कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर अमेरिकी टोल टैक्स लगा दे, मानो ये समंदर उनकी जागीर हो। लेकिन ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। अमेरिका के इस दोगले चेहरे को ठेंगे पर रखते हुए बीच समंदर में वो तमाचा जड़ा है ईरान ने कि ट्रंप प्रशासन के तोते उड़ गए हैं। लेबनान में सीजफायर का पाखंड रचने वाले अमेरिका की हर चाल को नाकाम करते हुए ईरान ने साफ कर दिया है कि गीदड़ की धमकियों से शेर डरा नहीं करते और अब अमेरिका की ये दादागिरी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। दुनिया के दो सबसे संवेदनशील कोनों से इस वक्त जो महायुद्ध की तस्वीरें और खबरें आ रही हैं, उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन ने रूस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दादागिरी और दोगलेपन को ईरान ने पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। यूक्रेन अब सीधे रूसी सीमा के भीतर घुसकर उसके लॉजिस्टिक नेटवर्क को छिन्न भिन्न कर रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया की महाशक्ति होने का दम भरने वाले अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने ऐसा करारा झटका दिया है कि वॉशिंगटन के होश उड़ गए। कल तक जो अमेरिका दुनिया का ठेकेदार बनकर घूमता था,
आज उसकी नीतियां और खोखले वादे खुद उसी के गले की फांस बन चुके हैं। कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है, और आज अमेरिका की हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई है। लेबनान में सीज फायर का नाटक रचने वाले अमेरिका को ईरान ने उसकी औकात याद दिलाते हुए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, अमेरिका की गार्जियन एंजल यानी रक्षक बनने की ढोंगबाजी और डोनाल्ड ट्रंप की गीदड़ भक्तियों को ठेंगे पर रखते हुए ईरान ने साफ कर दिया है कि वो पश्चिमी ताकतों की उंगलियों पर नाचने वाला नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक तरफ यूक्रेन रूस को लॉजिस्टिकल लॉकडाउन में घेर रहा है और दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के घमंड को बीच समंदर में चकनाचूर कर दिया है। पहले बात करते हैं उस अमेरिका की जो हर अंतरराष्ट्रीय समझौते को अपनी बपोती समझता है और जब मन आए अपनी बात से मुकर जाता है। अभी इसी हफ्ते बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता हुआ था, आप लोगों को यह बात पता होगी, जिसमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध रोकने की बात थी ताकि हॉर्मुज को खोला जा सके। लेकिन अमेरिका की फितरत ही ऐसी है कि कहना कुछ और करना कुछ। समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि अमेरिका की शय पर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 2 बड़े आत्मघाती हमले कर मासूमों का खून बहा दिया। हालांकि लेबनान की अगर हम बात करें तो लेबनान में कहा जाता है कि वहां पर जो हिजबुल्ला है वो आतंकवादी गुट है, ये इजराइल और अमेरिका की तरफ से कहा जाता है, लेकिन ईरान इनको प्रॉक्सी ग्रुप्स कहता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। अब इस खुली धोखाधड़ी को देखकर ईरान का खून खौल उठा और उसने तुरंत जैसे को तैसे का जवाब दे दिया और हॉर्मुज को जहाजों के लिए फिर से सील कर दिया। यानी एक तरफ जब लेबनान पर हमला हुआ तो ईरान ने भी यहां पर चक्रव्यूह रच दिया। अब देखा जाए तो ईरान और अमेरिका के बीच डील तो हो गई, लेकिन 60 दिनों का टाइम भी दे दिया, चलिए ये भी मान लेते हैं। लेकिन क्या लगता है कि ये डील जो है ये लास्ट तक 60 दिनों तक चलेगी? क्योंकि जिस हिसाब के हालात बन रहे हैं विशेषज्ञ तो ये मान रहे हैं ये ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और ईरान की बात कर लेते हैं, क्योंकि ईरान जो है, ईरान की तरफ से मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो दावे कर रही है कि उनके जो संयुक्त सैन्य कमान है खत्म अल अंबिया मुख्यालय ने इस अहम जल मार्ग को बंद करने का अंतिम फैसला ले लिया है। ईरान का यह कदम सीधे तौर पर अमेरिका के विश्वासघात और इजराइल की गुंडागर्दी का करारा जवाब है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ट्रूथ सोशल पर बैठकर बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे थे और हॉर्मुज पर अमेरिकी टोल लगाने की धमकियां दे रहे थे, उन्हें ईरान ने आईना तो दिखा दिया है। ट्रंप का यह दावा कि अमेरिका जल मार्ग की रक्षा के बदले मध्य पूर्व के देशों से टैक्स वसूलेगा उनकी उपनिवेशक मानसिकता को बखूबी दर्शाता है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप की इस गीदड़ भक्ति के आगे घुटने नहीं टेकने वाला। ईरान की सेना ने तो अब सीधे शब्दों में चेतावनी दे डाली है कि हॉर्मुज को बंद करना तो सिर्फ उनकी प्रतिक्रिया का पहला चरण है। अगर इजराइल और अमेरिका ने अपनी हरकत से वो बाज नहीं आते हैं, नहीं बाज आएंगे, अपनी आक्रामकता जारी रखेंगे, तो वो इससे भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने इस बार आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है और साफ संकेत दे दिए हैं कि वो लेबनान पर होने वाले हमलों के बदले सीधे इजराइल को अपनी मिसाइलों के निशाने पर ले आ सकता है। इधर अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम इस कड़वे सच को पचा नहीं पा रही है और इस रिपोर्ट को नकारते हुए दावा कर रही है कि ट्रैफिक जारी है, लेकिन दुनिया जानती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अमेरिका अब केवल अपनी साख बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। तो हॉर्मुज का बंद होना केवल अमेरिका के मुंह पर तमाचा नहीं है, बल्कि इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के पैर उखड़ सकते हैं। दुनिया का लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है और वैश्विक व्यापार का 30% हिस्सा भी यहीं से आता जाता है। भारत समेत दुनिया के तमाम बड़े देशों की ऊर्जा सुरक्षा इस मार्ग से जुड़ी हुई है। ऐसे में अमेरिका के दोहरे चरित्र के कारण पूरी दुनिया पर एक बार फिर गंभीर तेल संकट का काला साया मंडराने लगा है। 3 दिन
महज 3 दिन पहले खुले इस रास्ते को दोबारा बंद करके ईरान ने वॉशिंगटन के उस घमंड को तो तोड़ दिया है जिसने ट्रंप खुद को दुनिया का भाग्य विधाता समझ रहे थे। लेकिन बाकी देशों के लिए यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। ईरान की बात कर ली, अब जरा रुख करते हैं उस दूसरे मोर्चे का, जहां यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसने रूसी जनरलों के पसीने छुड़वा दिए हैं। यूक्रेन ने मोर्चे पर आमने सामने की जंग लड़ने के बजाय अब रूस की रीढ़ की हड्डी पर वार करना शुरू कर दिया है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने अपने खुद के बने मध्यम दूरी के ड्रोनों का एक ऐसा घातक बेड़ा तैयार किया है जो रूसी सैनिकों तक रसद और हथियार पहुंचाने वाले पूरे लॉजिस्टिक नेटवर्क को तहस नहस कर रहा है। यूक्रेनी सेना रूस फ्रंट लाइन के काफी पीछे घुसकर उनके ईंधन के काफिलों, सैन्य टैंकरों और ट्रेनों, पुल और सप्लाई डिपो पर बारूद बरसा रही है। अब इस नई रणनीति को यूक्रेनी सेना अधिकारी लॉजिस्टिकल लॉकडाउन का नाम दे रहे हैं, जिसका एकमात्र मकसद रूस की हमला करने की क्षमता को जड़ से काटना है। बता दें, मई महीने से यूक्रेन ने अपनी इस रणनीति में इतनी तेजी ला दी है कि रूस को संभालने का मौका तक नहीं दे रहा है वो। आंकड़ों की माने तो अब तक रूस के कई सौ से ज्यादा ईंधन टैंकर्स, सैन्य टैंक और दूसरे रसद ठिकानों को यूक्रेनी ड्रोन मलबे में तब्दील कर चुके हैं। बता दें कि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन के सबसे घातक हमले दक्षिणी यूक्रेन और रूस के अवैध कब्जे वाले क्रीमिया में हो रहे हैं। हालांकि कई ऐसे हमले भी हैं जिनका रिकॉर्ड रूस ने डर के मारे सामने नहीं आने दिया है। अब यह बदलाव कीव की एक बहुत बड़ी और सोची समझी सैन्य रणनीति का हिस्सा है। अब यूक्रेनी सेना मोर्चे पर तैनात रूसी सैनिकों से सीधे उलझकर अपने जवान गंवाने के बजाय सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे की तर्ज पर काम कर रही है। वो उन बुनियादी ढांचों और सप्लाई रूट्स को नेस्तनाबूद कर रहे हैं जिनके दम पर मॉस्को की युद्ध मशीनरी जिंदा है। इसके लिए यूक्रेन ने 50 से 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले नई पीढ़ी के स्वदेशी ड्रोनों का निर्माण किया है। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें FP2 और बेहेमोथ जैसे अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम शामिल हैं, जो युद्ध के मैदान से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे रूसी ठिकानों को अचूक सटीकता से तबाह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन का ये ड्रोन इस समय रूसी सेना के लिए काल बन चुका है। लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला ये ड्रोन अपने साथ 70 किलोग्राम का भारी भरकम वॉरहेड ले जा सकता है, जो किसी भी बड़े सप्लाई डिपो को उड़ाने के लिए काफी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के महंगे और बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम इन छोटे और तेज तर्रार ड्रोनों को ट्रैक करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन की अनमेन्ड सिस्टम्स फोर्सेस ने यह भी कहा है, मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि पिछले 1 साल के भीतर यूक्रेन के मध्यम दूरी के स्ट्राइक मिशनों में 28 गुना की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि फरवरी के बाद से 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर किए जाने वाले हमलों में 4 गुना का इजाफा हुआ है। ज़ेलेंस्की ने लंबी दूरी के ड्रोन हमलों को अपनी सेना की सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित कर दिया है, जिसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। फ्रांस के सैन्य विश्लेषक ये भी कहते हैं कि यूक्रेन ने रूसी लाइनों के पीछे 300 किलोमीटर तक जंग का दायरा फैलाकर मॉस्को को बैकफुट पर ला दिया है। खबरों के अनुसार इस साल जनवरी से लेकर अब तक यूक्रेन ने रूस की कम से कम 20 मालगाड़ियों को निशाना बनाया है, जिनमें से ज्यादातर ट्रेनें रूसी टैंकों के लिए फ्यूल ले जा रही थी। यूक्रेन के इन हमलों का अब सबसे बड़ा केंद्र इस समय क्रीमिया बना हुआ है, जिसे रूस ने 2014 में जबरन हड़प लिया था। यूक्रेन अब अपने इस हिस्से को वापस छीनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और उसने क्रीमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ने वाले सड़कों और पुलों के नेटवर्क को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी ड्रोन यूनिट्स ने बार बार चौनहार पुल पर हमले किए हैं, जो क्रीमिया के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लाइफलाइन माना जाता है। हालात यह है कि रूस के बिठाए गए अधिकारियों को भी इस नुकसान और बार बार रुकने वाले ट्रैफिक की बात कबूल करनी पड़ी है और उन्हें क्रॉसिंग जो वहां पर है उस जैसे अस्थायी रास्तों के सारे काम चलाना पड़ा है।
हालांकि एक बात आपको बता दें कि युद्ध चाहे कोई भी लड़े, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है। अगर कोई पिसता है तो वो है आम जनता। अगर कोई अपने परिवार से दूर होता है तो ये सब युद्ध के कारण ही होता है। अगर किसी परिवार का सदस्य बिछड़ता है तो उसमें पिसता वही है, आम आदमी। लेकिन रूस और यूक्रेन की ये जो जंग 4 साल से चल रही है, ये दिन प्रतिदिन और ज्यादा घातक होती जा रही है। बहरहाल आपको बता दें, यूक्रेनी ड्रोन कमांडर रोबोट ने दावा किया है कि लगातार हुए हवाई हमलों के चलते महज 2 हफ्तों के भीतर ही चौनहार रूट पर माल ढुलाई में 70% से ज्यादा की ऐतिहासिक गिरावट आई है। रूस ने जब चालाकी दिखाते हुए सैन्य रसद के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना चाहा, तो यूक्रेनी सेना ने एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी करने वाले रूस के उन नए रास्तों पर भी बमबारी शुरू कर दी। पूर्वी यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से रूस को जोड़ने वाले हाईवे अब इतने असुरक्षित हो चुके हैं कि वहां के रूसी समर्थक अधिकारियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए ट्रैफिक पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की इस आक्रामक और सटीक रणनीति का असर जमीन पर दिखने लगा है, जहां उसने हाल के महीनों में कई खोए हुए इलाकों पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ रूसी सेना को इतनी तेज रफ्तार से साजो सामान और रसद का नुकसान हो रहा है कि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मॉस्को के लिए इस नुकसान की भरपाई करना अब उसके बूते से बाहर हो चुका है। रसद और ईंधन की भारी किल्लत के कारण युद्ध के मैदान में रूसी सेना की हमले करने की रफ्तार पूरी तरीके से धीमी पड़ गई है और मॉस्को के लिए इस युद्ध को खींचना अब लोहे के चने चबाने जैसा साबित हो रहा है। तो कुल मिलाकर दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में चल रही ये जंग इस बात की गवाह है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। एक तरफ यूक्रेन ने रूस के घमंड को उसके सप्लाई रूट काटकर चकनाचूर कर दिया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका की उस खोखली दादागिरी को बेनकाब कर दिया है जो खुद को दुनिया का रखवाला समझती थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब की खोखली धमकियां और अमेरिका की दोगली नीतियां अब उन्हीं के अंतरराष्ट्रीय समझौतों की धज्जियां उड़ा रही हैं। हॉर्मुज की नाकेबंदी ने यह साबित कर दिया है कि अगर अमेरिका दूसरों के घरों में आग लगाएगा तो उस आग की लपटों से उसका खुद का झुलसना भी तय है। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग ने अब उस मोड़ पर दस्तक दे दी है जहां केवल हथियारों की ताकत नहीं बल्कि दिमाग की बिसात पर शय और मात का खेल खेला जा रहा है। यूक्रेन ने अग्रिम मोर्चे पर सीधे टकराने के बजाय रूस की कमर तोड़ने की जो रणनीति अपनाई है, उसने क्रेमलिन के रणनीतिकारों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। युद्ध की इस नई परिभाषा में अब जीत उसकी नहीं हो रही है जिसके पास सैनिक ज्यादा है, बल्कि उसकी हो रही है जो दुश्मन के निवाले को उसके मुंह तक पहुंचने से पहले ही छीन ले रहा है। यूक्रेन का ये लॉजिस्टिकल लॉकडाउन रूस के लिए एक ऐसा अंतहीन बुरा सपना बन चुका है जिससे बाहर निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है, उसे कुछ नहीं सूझ रहा है। इधर वॉशिंगटन में बैठे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सीपा सलाहकार इस मुगालते में हैं कि वो प्रतिबंधों और धमकियों के दम पर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा लेंगे, लेकिन ईरान ने उनके इस भ्रम को हवा में उड़ा दिया है। अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि वो अपने आप को चौधरी समझने की भूल करता रहता है। वो सोचता है कि दुनिया का भाग्य विधाता वही है, हर जगह अपना ढिंडोरा पीटना, अपना मुनाफा ढूंढता है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल टैक्स लगाने की ट्रंप की धमकी सी घटिया सोच का नतीजा है। लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की इस चौधराहट को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मिडिल ईस्ट से उठने वाला ये तूफान वॉशिंगटन के सियासी गलियारों को भी अपनी चपेट में ले लेगा। अब रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि यूक्रेन की इस ड्रोन क्रांति ने दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। जो यूक्रेन कभी पश्चिमी देशों से मिलने वाली सैन्य मदद और हथियारों के लिए उनका मुंह ताकता था, आज उसने अपने स्वदेशी और AFP-2 ड्रोन के दम पर रूस जैसे सैन्य महाशक्ति के पसीने छुड़वा दिए हैं। यूक्रेन के ये मध्यम दूरी के ड्रोन अब रूसी सेना के लिए आसमान से टपका खजूर में अटका जैसी मुसीबत बन चुके हैं।
क्योंकि रूस अपने जिन एयर डिफेंस सिस्टमों पर नाज करता था वो इन छोटे और घातक ड्रोनों के सामने भीगी बिल्ली बन चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे शर्मनाक स्थिति अमेरिका की हुई है। जी हां, जो खुद को लोकतंत्र और शांति का मसीहा घोषित करता है, लेकिन पर्दे के पीछे से युद्ध की आग को और भड़काता है। अमेरिका और इजराइल का ये गठबंधन हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाली कहावत को सच साबित करता है, जहां एक तरफ वो दुनिया के सामने शांति का ढोंग रचते हुए MOU साइन करते हैं और दूसरी तरफ लेबनान के निर्दोष नागरिकों पर बमबारी करवाते हैं। ईरान ने इसी पाखंड पर सीधा प्रहार करते हुए साफ कह दिया है कि अब अमेरिका के किसी भी खोखले वादे पर भरोसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। तो यूक्रेन, ईरान, दो मोर्चे और बीच में फंसा हुआ है अमेरिका। यूक्रेन ने जिस तरीके से क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सप्लाई चेन को छिन्न भिन्न किया है, उसने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में रूस के लिए इन कब्जे वाले इलाकों को संभालना लोहे के चने चबाने जैसा होने वाला है। बता दें, चौनहार पुल पर हुए लगातार हमलों ने रूस के घमंड को पूरी तरीके से तोड़ दिया है और ये जो क्रॉसिंग है, इन क्रॉसिंग जैसे अस्थायी इंतजामों के सारे रूसी सेना का ज्यादा दिन टिक पाना नामुमकिन है। माल ढुलाई में आई 70% की भारी गिरावट ये चीख चीख कर कह रही है कि युद्ध के मैदान में रूस के दिन अब गिने चुने रह गए हैं और उसी सैन्य मशीनरी पूरी तरीके से हाफने लगी है। हालांकि आपको बता दें कि रूस एक बहुत बड़ा देश है, काफी बड़ी मिलिट्री पावर है उसकी। देखना यह भी है कि रूस क्या कदम उठाता है। लेकिन अगर बात करें मिडिल ईस्ट की, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी ने अमेरिका के उस आर्थिक साम्राज्य पर चोट की है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया पर धोस जमाता है। जब दुनिया का 20% तेल और 30% उर्वरक व्यापार एक ही झटके में रुक जाए, तो अमेरिका के साथ साथ उसके बेस्ट फ्रेंड्स देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप जो ट्रुथ सोशल पर बैठकर गार्जियन एंजल बनने का नाटक कर रहे थे, उन्हें अब समझ आ गया होगा कि ईरान की सेना को हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी और अब पानी उनके सिर से ऊपर जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन के हौसले भी अब 7वें आसमान पर है और उसके स्ट्राइक मशीनों में 28 गुना का बढ़ोतरी जो हुई है, ये 28 गुना की बढ़ोतरी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। यूक्रेन ने अब ये ठान लिया है कि वो केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि रूस के भीतर 300 किलोमीटर तक घुसकर उसके उन सभी ठिकानों को शमशान बना देगा जो यूक्रेनी नागरिकों पर हमले के लिए जिम्मेदार हैं। ईंधन की ट्रेनों और सैन्य टैंकों पर हो रहे ये लगातार धमाके इस बात का संकेत है कि रूस की विशाल सेना बिना ईंधन के एक बेजान लोहे के ढेर में तब्दील होने वाली है। तो ईरानी सैन्य कमान खत्म ने जो तेवर दिखाए हैं, उससे ये साफ है कि अब वो किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। अमेरिका की कहने और करने वाली जो ये नीति है कि कहते कुछ है करते कुछ है, उसका पर्दाफाश करते हुए ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल की आक्रामकता नहीं रुकी तो वो सीधे इजराइल पर हमला करने से भी गुरेज नहीं करेगा। ये चेतावनी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उसकी पकड़ ढीली हो, लेकिन उसकी अपनी दोगली नीतियों ने आज उसे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध के इस नए चरण ने रूसी जनरलों के बीच भी हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यूक्रेन के अनदृश्य और अचूक ड्रोनों का मुकाबला कैसे किया जाए। कुछ विशेषज्ञों का तो ये तक कहना है कि रूस को हो रहा नुकसान उसकी भरपाई करने की क्षमता से कई गुना ज्यादा है, जिसका सीधा मतलब है कि रूस अब इस युद्ध में धीरे धीरे अपनी हार की तरफ बढ़ रहा है। सप्लाई रूट्स का सुरक्षित होना और रूस समर्थित अधिकारियों द्वारा हाईवे पर ट्रैफिक रोकना इस बात का जीता जागता सबूत है कि रूस अब अपने ही नियंत्रण वाले इलाकों में लाचार हो चुका है। आखिर में दुनिया के 2 महायुद्धों ने यह साबित कर दिया है कि अब वैश्विक राजनीति के समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं, चाहे वो यूक्रेन का रूस के खिलाफ लॉजिस्टिकल लॉकडाउन हो या ईरान का अमेरिका के खिलाफ हॉर्मुज को बंद करना। दोनों ही मोर्चों पर महाशक्तियों के घमंड को करारी शिकस्त मिली है। अमेरिका और ट्रंप की खोखली धमकियां अब इतिहास के पन्नों में दफन होने की कगार पर है और दुनिया ने यह देख लिया है कि जब आत्मसम्मान और संप्रभुता की बात आती है तो कोई भी देश किसी महाशक्ति के आगे घुटने नहीं टेकता। तो अब इस महायुद्ध की तपिश
वॉशिंगटन के उन बंद कमरों तक पहुंच चुकी है जहां बैठकर अमेरिकी नीति निर्माता दुनिया को बांटने का खेल खेलते थे। ईरान ने हॉर्मुज की नाकेबंदी करके अमेरिका की दुखती रग पर ऐसा पैर रखा है कि ट्रंप साहब के सारे दावे और वादे एक झटके में हवा हो गए। देखना यह होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।